दोस्तों साल 1800 के दशक में ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर फ्रेडरिक विलियम हेर्शल ने गलती से अपने लैब में इंफ्रारेड लाइट की डिस्कवरी कर ली थी। मतलब एक तरह की इनविजिबल लाइट जिसे हम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इन्हें खास उपकरणों से देखा जा सकता है और हम वो देख सकते हैं जिसे हमारी आंखें नहीं देख पाती है। अब दोस्तों इसी खोज के कुछ दशक बाद साल 1830 के दशक में शुरू हुई इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी और इसके बाद 24 अप्रैल साल 1990 को लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप को, जिसने मार्च 1991 में कैप्चर किया जुपिटर की सबसे पहली इमेज। और भाई यहाँ से शुरू हो गई जुपिटर के बारे में और गहराई से जानने की एक नई दौड़। अब दोस्तों इसके बाद नए नए टेलीस्कोप्स बनते गए, विजिबल लाइट से भी बेहतर इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स बनाए गए और हमने यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और जुपिटर को इंफ्रारेड के नजरिए से और गहराई से जानना शुरू किया। और क्या आपको पता है कि इस नई इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से हमने जुपिटर के अंदर क्या क्या देखा? वेल नहीं पता तो चलिए मेरे साथ आज के इस सफर में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए चलते हैं जुपिटर की गहराई से स्टडी करने। दोस्तों जब भी हम किसी ग्रह को देखते हैं तो हमें हमेशा उसकी सामान्य तस्वीर ही नजर आती है। अब एग्जांपल के लिए अगर हम लोग जुपिटर की इस पहली तस्वीर को ही ले ले जिसे जनवरी 1979 में वॉयेजर 1 द्वारा कैप्चर किया गया था, तो इसमें आपको जुपिटर में चल रही तेज हवाएं और उसके स्ट्रक्चर का थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा। लेकिन इन प्लैनेट्स के हाव भाव और इनकी तस्वीरें यहीं तक सीमित नहीं होती। अब अपने सामान्य रूप के अलावा एक ग्रह लगातार काफी सारे इंफ्रारेड वेव्स और अल्ट्रा वायलेट वेव्स भी रिलीज करता रहता है। और अगर हम लोग वेवलेंथ के स्केल पर इन सभी रेंज को देखें तो प्लैनेट्स द्वारा रिलीज की जा रही यह रेंज अलग अलग स्पेक्ट्रम पर हमें किसी भी ग्रह या किसी भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ बता देती है। अब उदाहरण के लिए अगर हम लोग पानी की वेवलेंथ के क्राइटेरिया में किसी भी ग्रह के इंफ्रारेड इमेज को देखेंगे तो हमें छोटी से छोटी डिटेल भी इस बारे में पता चल जाएंगी कि उस ग्रह में या उस कॉस्मिक ऑब्जेक्ट में पानी कहां पर कितनी मात्रा में और किस अवस्था में मौजूद है। और यही रीजन है कि यह फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्लैनेट हमसे 200 मिलियन किलोमीटर दूर हो या 2 अरब किलोमीटर दूर, उसकी तस्वीरें खींचकर जब भी हम लोग उसके इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आखिर उस ग्रह में क्या खिचड़ी पक रही है। अब दोस्तों जुपिटर को तो हमने इस नॉर्मल से नजरिए में बहुत बार देखा होगा, लेकिन आज हम लोग आपको इन इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट रेंज की मदद से जुपिटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, और वह भी इतने आराम और इतनी डिटेल से कि आप भी आगे आने वाले समय में प्लैनेट एनालिसिस के स्किल को एक्वायर कर लेंगे। अब दोस्तों ये है सबसे पहले जुपिटर की नॉर्मल तस्वीर जिनमें किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को फिल्टर नहीं किया गया है। अब जब वैज्ञानिक इन तस्वीरों को देखते हैं तो उन्हें सिर्फ कुछ ही डिटेल्स पता चलती है, जैसे कि जुपिटर पर अमोनिया के क्लाउड्स है जिनकी ओपेसिटी इतनी ज्यादा है कि ये लाइट को अपने आर पार नहीं होने देती। इसके अलावा हमें इस इमेज से यह भी पता चलता है कि जुपिटर पर आए दिन ढेर सारे तूफान आते रहते हैं जिनका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि अगर उनके बीच कोई भी इंसान फंस जाए तो 1 सेकंड से भी कम वक्त में उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन यार इस ग्रह की पूरी अंडरस्टैंडिंग ही बदल जाती है जब हम लोग इसे 4.68 माइक्रो बैंड पर देखते हैं। अब इसमें आपको जुपिटर लाल रंग से काफी ग्लो होता हुआ दिख रहा होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि यह पर्टिकुलर माइक्रो बैंड जुपिटर की हीट को सिग्निफाई करता है। अब इस माइक्रो बैंड में जो हिस्सा ज्यादा डार्क है वो हमें शो कर रहा है कि उस एरिया में हीट और टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई है, और जैसे जैसे डार्कनेस कम होती रहती है वैसे वैसे हीट का पैमाना भी कम होता रहता है। मगर इस छोटे से चेंज से इंफॉर्मेशन का बदलाव सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि जेमिनी ऑब्जर्वेटरी द्वारा कैप्चर की गई इस तस्वीर से हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करने का मौका मिला कि जुपिटर असलियत में सूरज से जितनी हीट रिसीव करता है उससे कई गुना ज्यादा हीट वो खुद ही रिलीज कर देता है। अब इसके अलावा जो स्पॉट्स आपको बहुत ज्यादा रोशन दिख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं यह मतलब भी है कि वहां पर क्लाउड्स की डेंसिटी कम है, जिस वजह से वहां से हीट एस्केप हो पा रही है, जबकि जहां क्लाउड डेंसिटी ज्यादा है वहां पर ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों फॉर्चुनेटली स्पेस साइंस में होने वाली प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की वजह से अब हमें सिर्फ धरती पर मौजूद ऑब्जर्वेटरीज के भरोसे डेटा कलेक्ट करने के लिए नहीं बैठना पड़ता, बल्कि जुपिटर के केस में अब हम लोग एक पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिट करता रहता है। और 5 अगस्त 2011 को लॉन्च हुए उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है जूनो।
दोस्तों जूनो अपनी लॉन्च के बाद से हमें ना सिर्फ जुपिटर बल्कि उसकी चंद्रमाओं की भी अलग अलग माइक्रो बैंड्स और स्पेक्ट्रम्स में काफी सारी ऐसी तस्वीरें भेज चुका है जिनसे हम उन कॉस्मिक बॉडीज की केमिकल कॉम्पोजिशन से लेकर एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन तक ऑलमोस्ट सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग इसी स्पेक्ट्रम से जुपिटर के मून आयो को स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस इमेज में जो ग्लोइंग स्पॉट्स बने हैं उन एरियाज में कुछ ज्वालामुखी मौजूद है जो आज भी पार्शियली एक्टिव हो सकते हैं, मगर ये डिटेल सिर्फ हीट तक ही सीमित नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर यूरोपा की ऊपरी सतह बर्फ की है, यह हमने तस्वीरों में देख लिया था और उसके नीचे पानी मौजूद हो सकता है इसका हमने अनुमान भी लगाया था। मगर यार किस जगह पर कितना पानी कितनी मात्रा में कितनी प्योरिटी के साथ मौजूद है ये वहां पर बिना जाए सिर्फ तभी पता किया जा सकता है अगर हम लोग पानी द्वारा रिलीज की जा रही रेंज को आइडेंटिफाई करें। अब वैज्ञानिक मानते हैं कि 1.5 माइक्रो बैंड पर पानी के स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई करना आइडियल होता है और अगर हम लोग यूरोपा की कोई तस्वीर इसी आइडियल 1.5 माइक्रो बैंड्स पर खींचे तो हमें कुछ ऐसा अविश्वसनीय नजारा देखने को मिलता है। अब दोस्तों इस वेवलेंथ में हमें जो कलर्स समझ आ रहे हैं उनमें जिस एरिया में सबसे ज्यादा नीलापन दिख रहा है वह कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर पानी का कोई भी फॉर्म सबसे शुद्ध मात्रा में मौजूद है, पर वहीं जहां पर हमें कलर्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है वहां पर यह वेवलेंथ शो करती है कि उस एरिया में पानी के साथ कुछ अलग मिनरल्स भी मिले हुए हैं। अब यार ये सब किसी तरह का जादू टोना नहीं है बल्कि विज्ञान की भाषा में इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जब किसी तरह की रोशनी किसी मॉलिक्यूल से टकराती है तो वो मॉलिक्यूल कुछ कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वहीं कुछ को रिफ्लेक्ट कर देता है और बस फिर जो कलर जिस मॉलिक्यूल द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है उसी को स्पेक्ट्रा से मैच करके हमें पता लगता है कि आखिर हमें डेटा में जो कलर दिख रहा है वो किस एलिमेंट का है। अब इस नजरिए से देखें तो जिस भी कॉस्मिक बॉडी की हमें इंफ्रारेड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मिलती है वो तस्वीर से ज्यादा हमें उस कॉस्मिक बॉडी के फिजिकल फीचर्स के बारे में जानकारी दिया करती है। अब अगर खुलकर बताए तो यह उसी यूरोपा की इमेज है जिसे हमने अभी पहले देखा था, लेकिन अगर हम इसके माइक्रो बैंड को सल्फ्यूरिक एसिड के माइक्रो बैंड पर सेट कर दे तो हमें क्लियरली पता लगता है कि कौन से हिस्से में सल्फ्यूरिक एसिड कितनी मात्रा में मौजूद है। अब यार अपने फाइनल एग्जांपल की ओर बढ़ते हुए हम लोग आपको जुपिटर की 6 अलग अलग माइक्रोन्स पर कैप्चर की गई इमेजेस के थ्रू बताएंगे कि वेवलेंथ फ्लक्चुएट करने से डिटेलिंग में कितना असर पड़ता है। अब इसमें जुपिटर की पहली फोटो 1.61 माइक्रोन्स में कैप्चर की गई है और वहीं ऊपर से तीसरी इमेज 2.17 माइक्रोन्स में, और दोनों की फ्रीक्वेंसीज में हमें सिर्फ जुपिटर के बादल देखने को मिल रहे हैं क्योंकि यार ये दोनों ही माइक्रो बैंड्स किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के माइक्रो बैंड नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन के माइक्रोन यानी कि 2.17 पर इस इमेज को कैप्चर करें तो हमें पूरा जुपिटर बहुत ही ब्लरी और डार्क दिखाई देता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जुपिटर के ऑलमोस्ट हर एक कोने पर हाइड्रोजन की भरमार मौजूद है। अब इसी तरह से बॉटम लेफ्ट की इमेज मीथेन और अमोनिया के ग्राफ को शो करती है, मिडिल वाली हीट के ग्राफ को, और लास्ट वाली किसी भी अनइवन माइक्रो बैंड पर खींची गई है, जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि अगर हम लोग सही और एग्जैक्ट माइक्रो बैंड का इस्तेमाल ना करते हुए किसी भी वेवलेंथ पर यूं ही इमेज खींचेंगे तो हमें वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा और किसी भी तरह की डिटेल का आइडिया नहीं लग पाएगा। अब दोस्तों हालांकि बात हो इंफ्रारेड कैमरा की और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और अपने इंफ्रारेड कैमरा का सही उपयोग करते हुए जेम्स वेब ने अभी हाल ही में हमें जुपिटर की यह तस्वीर भेजी थी जिसमें हम जुपिटर द्वारा रिलीज की जा रही इंफ्रारेड रेंज को ग्लो के रूप में देख सकते हैं। अब इस इमेज से ना सिर्फ हमें यह पता चलता है कि जुपिटर के पोल पर मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर होने की वजह से वहां से काफी सारी इंफ्रारेड रेंज रिलीज होती है, बल्कि इस इमेज में जो सबसे ज्यादा हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि इसमें जुपिटर के चारों तरफ रिंग्स को भी नोटिस किया जा सकता है जिस पर वैज्ञानिकों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया था, विच मेक्स अस थिंक कि शायद जुपिटर के भी चारों तरफ किसी तरह की रिंग मौजूद हो सकती है, मगर वो इतनी धुंधली है कि हमें उसकी एग्जिस्टेंस का अभी तक आइडिया सही से नहीं था। वैसे दोस्तों अभी तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये सिर्फ जुपिटर द्वारा रिलीज की गई एक इंफ्रारेड रेंज का बड़ा सा एमिशन हो सकता है, मगर आपको क्या लगता है, क्या जुपिटर के पास भी अपना सच में एक रिंग हो सकता है या फिर है?
हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि जुपिटर की खोज सबसे पहले किसने किया था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। अगर आप नए चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।